देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो आज हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड है ये भी। एक मिनट, प्रोसेस कॉस्टिंग। हेडिंग करो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी एक प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर कोई प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ इनपुट होता है और उसका आउटपुट भी होता है। तो अगर सपोज कि मोर देन वन आउटपुट है, लाइक आउटपुट वन, आउटपुट टू, थ्री भी हो सकता है, मोर देन वन कुछ कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, उससे हमें एक इनपुट से दो आउटपुट मिला। ठीक है, तो ये जो दो आउटपुट निकल के आए इसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट, या फिर इसको ही हम लोग बोल सकते हैं मेन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं, मतलब क्रूड ऑयल एज ए इनपुट दे रहे हैं, और अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं तो हमें पेट्रोल, डीजल, दोनों चीज साथ साथ मिलेगा। तो ये हम लोग का हो गया जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर जैसे अगर हम लोग मिल्क को प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या क्या मिल सकता है? होल मिल्क, बटर, क्रीम। गुड आफ्टरनून अभिजीत। गुड आफ्टरनून मैम। क्रीम, बटर। ठीक है, तो ये जो है, ये सबको हम लोग बोल सकते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए कि जॉइंट प्रोडक्ट ऐसे हो सकता है। अब मान लो बटर को हम लोग फर्दर प्रोसेस करके इससे बटर मिल्क मिल जाएगा। एक्चुअली जब बटर का प्रोसेसिंग होता है तो हमें बटर मिल्क भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब हमारा इंटेंशन तो था बटर प्रोड्यूस करना, बट बटर प्रोड्यूस करने से बटर मिल्क निकल के आता है। ठीक है, एंसिलरी पार्ट मतलब ये आएगा, ये हम लोग रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इसे, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब बटर जो है वो मेन प्रोडक्ट में आ गया, बट ये बाई प्रोडक्ट में क्यों आया? एक्चुअली इकोनॉमिकल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एक सिंगल प्रोसेस किए बट हमें मोर देन वन आउटपुट मिला, अगर आउटपुट जो भी मिल रहा है वो सबका अगर इकोनॉमिकल वैल्यू सेम है तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर सेम नहीं है तो फिर उसे हम लोग, जो कम वैल्यूएबल है उसे हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। जैसे अगर शुगर, शुगर केन यानी गन्ना, ठीक है, इसको जब प्रोसेस करते हैं तो हमें, एक्चुअली इसको प्रोसेस करते हैं चीनी के लिए, मीन्स शुगर पाने के लिए। ठीक है, कि हमें शुगर का प्रोडक्शन करना है, बट साथ साथ ऑटोमेटिकली मोलासिस यानी कि गुड़ निकल के आता है। ठीक है, जो हम लोग अनइंटेंशनली आ रहा है, हमें चाहिए नहीं गुड़, बट फिर भी गुड़ जो है वो बनेगा। तो शुगर जो है वो मेन प्रोडक्ट है। या
अब क्योंकि ज्वाइंटली हो रहा है, ज्वाइंट प्रोडक्ट इसीलिए नहीं बोल सकते, इसे मेन प्रोडक्ट बोलेंगे, इसे बाई प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि भले ही एक साथ बन के निकल रहा हो, बट शुगर और मोलासिस के जो प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है इकोनॉमिकल वैल्यूज में, ठीक है। तो जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू कम होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, और जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा होता है वो ज्वाइंट प्रोडक्ट में आता है। अब अगर एक ही हुआ है तो मेन प्रोडक्ट, अगर मोर देन वन है तो ज्वाइंट प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल डीजल, तो वो जॉइंट प्रोडक्ट हो रहा है। इकोनॉमिकल वैल्यू लगभग आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। जैसे बटर मिल्क और बटर के प्राइस में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का कंसेप्ट है कि अगर हम लोग कोई एक प्रोसेस करते हैं और हमें कुछ और प्रोडक्शन करना था, बट हमारे लिए उसके साथ साथ कुछ और भी प्रोड्यूस होके आ रहा है जो कि हमें चाहिए नहीं था, ठीक है, जिसका इकोनॉमिकल वैल्यू बाकी प्रोडक्टों से कम है, तो उसे हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और जो सेम इकोनॉमिकल वैल्यूज के प्रोडक्ट साथ साथ निकल के आते हैं उसे जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जॉइंट प्रोडक्ट refers to the existence of more than one product of equal value and importance, which are produced simultaneously from same raw material and common manufacturing spelling गलत, procedure। देखो लिखा है कि जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वैल्यू, एक से ज्यादा, जैसे देखो ये वाला जो लिखा है, एक से ज्यादा हमें आउटपुट मिला, ठीक है, और दोनों का ही इक्वल वैल्यू होना चाहिए, जैसे पेट्रोल डीजल लगभग इक्वल वैल्यू है, ठीक है। तो joint product refers to the existence of more than one product of equal value and importance which are produced simultaneously from same raw material। हम लोगों ने एक ही तरीके का रॉ मटेरियल दिया और उससे हमें दो प्रोडक्ट मिला, और वो दो मतलब दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन होना चाहिए, ठीक है, जिसका वैल्यू और इम्पोर्टेंस जो है वो इक्वल है, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दोनों का कॉमन है, तब हम लोग उसे जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे in case of dairy industry, various joint product obtained like milk, ghee, butter, cheese, lassi,
एटसेट्रा। तो जॉइंट प्रोडक्ट जैसे देखो, एक साथ हमारा डेयरी इंडस्ट्री में जो एक साथ प्रोसेस होने पे मिल सकता है मिल्क, घी, बटर, चीज, लस्सी, एटसेट्रा। इन केस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री, गैसोलीन, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एटसेट्रा। अब बाई प्रोडक्ट लिखेंगे। बाई प्रोडक्ट आर दोज products whose values and importance is less as compared to main product। वही जो मैंने बोला कि बाई प्रोडक्ट क्या है, वो भी सेम प्रोडक्शन प्रोसेस से ही निकल के आता है, बट उसका वैल्यूएशन मेन प्रोडक्ट से कम होगा। मतलब जो हम लोगों को चाहिए नहीं था, बट हम हमारे पास बाई चांस प्रोसेस के थ्रू से आ गया, बट उसका इकोनॉमिकल वैल्यू मेन प्रोडक्ट से कम है, वही बाई प्रोडक्ट होता है। तो बाई प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट हुज वैल्यूज एंड इम्पोर्टेंस इज लेस एज कंपेयर टू मेन प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, इन केस ऑफ business of sugar manufacturing, the main product is sugar, but the byproduct is molasses। तो गुड़ भी मिल जाता है, बट गुड़ हमारा बाई प्रोडक्ट है क्योंकि उसका इकोनॉमिकल वैल्यू अलग है। अच्छा, और एक एग्जांपल दे देता है बाई प्रोडक्ट का। टार, एमोनिया, बेंजोल, इन केस ऑफ कार्बोनाइजेशन of coal are by product। कोयला, ठीक है, तो कोयला का जब प्रोसेसिंग होता है, मतलब कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल होता है, तो हमें ये सब जो है एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देते हैं, ग्लिसरीन, इन केस ऑफ सोप मैन्युफैक्चरिंग इज अ बाई प्रोडक्ट। तो जो सोप बनाती है जो कंपनी, ठीक है, तो उस केस में जो है एज अ बाई प्रोडक्ट ग्लिसरीन मिलता है, तो वो बाई प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, अब एक टर्म लिखवा देते हैं जो कि उतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट शायद देखने को मिल जाए हमें, तो फिर एक बार बता देते, को प्रोडक्ट।
मेन तो पूरे चैप्टर में हमें जॉइंट और बाई प्रोडक्ट ही मिलेगा, को प्रोडक्ट से कोई क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं, बट एक बार लिखवा देते हैं क्योंकि मे बी ये टर्म आ सकता है। जॉइंट प्रोडक्ट मैंने जे स्लैश पी लिख दिया, एंड को प्रोडक्ट आर यूज्ड synonymously in common but strictly speaking a distinction can be made between two। तो बोल रहा है कि जो ज्वाइंट प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट, ठीक है, वो नॉर्मली जो है एक ही कारण से यूज किया है, मतलब एक ही चीज है, मतलब जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है वही को प्रोडक्ट है। फिर भी अगर हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसे एनालाइज करें तो हमें डिस्टिंक्शन मिलता है दोनों के बीच में, और वो डिस्टिंक्शन ये है कि को प्रोडक्ट में बी defined as two or more products which are contemporary but do not emerge necessarily from the same material in the same process। बोल रहा है कि इसके बाद को प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज टू और मोर प्रोडक्ट्स विच आर कंटेम्पररी बट नॉट emerge necessarily from the same material in the same process। मतलब दोनों जो है वो कंटेम्पोररी तो है, ठीक है, कंटेम्पोररी है, बट जरूरी नहीं है कि वो सेम रॉ मटेरियल या सेम प्रोसेस से बना हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते फिर समझा देंगे। wheat and gram produced in two separate farm with separate processing of separate processing of cultivation are the co-product। Similarly, timber, board from different trees are co-product। समझाते हैं,
जैसे कि देखो, गेहूं, व्हीट यानी गेहूं, और ग्राम मतलब वही दाल वाल, ठीक है, चना वगैरह। तो बोल रहा है कि व्हीट एंड ग्राम प्रोड्यूस इन टू सेपरेट फार्म। देखो ये दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। व्हीट यानी गेहूं का प्रोडक्शन, और ये जो है दाल का प्रोडक्शन जो है, तो ये अलग अलग फार्म में ही हो सकता है, ठीक है। मतलब अलग अलग जगह पे होता है, और इसका प्रोसेसिंग भी अलग होता है। मतलब जो गेहूं के लिए जो पानी वेदर जैसा लगता है, ग्राम के लिए वो मतलब दाल वाल के लिए अलग होता है, ठीक है। और ये को प्रोडक्ट, फिर मतलब ये दोनों क्या हो गए, को प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि को प्रोडक्ट को क्या बोला है, को प्रोडक्ट में बी डिफाइंड एज टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा, विच आर कंटेम्प्ररी बट डू नॉट इमर्ज नेसेसरीली फ्रॉम द सेम मटेरियल। तो देखो, गेहूं के खेती करने के लिए जो इनपुट रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल इन द सेंस जो गेहूं का दाना चाहिए, तो वो जो होता है ग्राम के लिए जो होता है, वो तो अलग अलग हो गया ना। तो वही बोल रहा है कि इसमें सेम मटेरियल से प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये दो प्रोडक्ट जो है वो आपस में कैसे है, कंटेम्प्ररी है, ठीक है। तब ये को प्रोडक्ट कहलाते हैं। या फिर टिम्बर बोर्ड फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज आर को प्रोडक्ट। मतलब मान लो दो पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने लकड़ी काट लिया, ठीक है। तो ये लकड़ी काट के उसको ऐसे शेप दे दिया, तो टिम्बर बोर्ड बन गया, ठीक है। ठीक है, टिम्बर बोर्ड बन गया। अब ये एक दूसरा पेड़ था, ये एक दूसरा पेड़ था, ठीक है। तो है तो दोनों टिम्बर बोर्ड ही, ये भी टिम्बर बोर्ड है, ये भी मतलब लकड़ी का टुकड़ा, ये भी है लकड़ी का टुकड़ा, वो भी है, लेकिन दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। मतलब ये मान लो टाइप ए है, ये टाइप बी है, ये दूसरा पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही व्हीट और ग्राम दोनों ही क्या है, दोनों ही जो है मतलब कंटेम्प्ररी, मतलब फूड है ना, दोनों ही कंजम्पशन करने के लिए, लेकिन दोनों का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो अलग है। तो ऐसा होने पे हम लोग बोलते हैं को प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें हम लोग, ये तो गया डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक और छोटा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। वो है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट्स, ब्रैकेट में जॉइंट और बाई, फ्रॉम द कॉमन प्रोसेस इन द प्रोडक्शन लाइन। मतलब जैसे कि ये इनपुट जा रहा है, ठीक है, यहाँ हो रहा है प्रोसेस, फिर हमें मोर देन वन फिनिश गुड्स मिलेगा, तो ही होगा ना हमारा जॉइंट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट। तो ये जहां पर दो प्रोडक्ट हमें मिला, ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां पर सेपरेट हुए, और हमें दो या दो से ज्यादा भी मिल सकता है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ मतलब जहां पर स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ सेपरेशन भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट, जॉइंट हो या बाई हो, फ्रॉम द कॉमन प्रोसेस। एक ही प्रोसेस से हमें ये दो प्रोडक्ट मिला, और यहाँ पर आके ये दोनों अलग हो गए। जिस पॉइंट पे जाके दोनों प्रोडक्ट अलग हो जा रहे हैं, प्रोसेस होने के बाद जो अलग अलग दो प्रोडक्ट मिल रहा है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग दो से ज्यादा भी हो सकता है। जिस कॉमन प्रोसेस के कॉमन प्रोसेस कंप्लीट होने पे जिस पॉइंट पे हमें मोर देन वन प्रोडक्ट मिल रहा है सेपरेट होके, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अच्छा, अब मेथड, मेथड्स हम लोग सीखेंगे। मतलब इस चैप्टर में फिर हमें करना क्या है, मैंने तो ये सब बोला कि ये जॉइंट प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट, ये को प्रोडक्ट, हमें करना क्या है
करना यह है कि जब हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ इनपुट दिया तो इनपुट में क्या क्या देंगे, मान लो रॉ मटेरियल दिया, ठीक है, और क्या लग सकता है, एक प्रोसेस में लेबर का खर्चा हो सकता है, अदर एक्सपेंसेस हो सकता है, ठीक है, ओवरहेड हो सकता है, ये सब खर्चा लग रहा है, तो ये सारे खर्चे को हम लोग बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। अब ये खर्चा करके हमें दो फिनिश गुड्स मिला। अब ये फिनिश गुड्स हम लोग मार्केट में बेचेंगे और जो है ये भी चेक करना चाहेंगे कि बेच के प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बट प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए मुझे कॉस्ट भी तो पता होना चाहिए कि इस फिनिश गुड्स को मान लो मैंने 80 रुपीज में बेचा, ठीक है। अब ये बेचा तो इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और वो कितना हुआ वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये फिनिश गुड्स वन को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, वो पता करना पड़ेगा। बट वो मेरे पास सेपरेटली नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है उसका एप्लीकेशन करके ही, मतलब उस कॉस्ट के वजह से ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, जैसे ही हमें ये दो कुछ मिला। हमें सेपरेटली नहीं पता होता है कि मान लो यहाँ पर 100 रुपए का खर्चा हुआ, तो ये 100 रुपए में कितना खर्चा फिनिश गुड्स वन को बनाने के लिए हुआ, कितना फिनिश गुड्स टू को बनाने के लिए हुआ, टू कर देते, टू को बनाने के लिए हुआ, ये हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस जॉइंट कॉस्ट को इन दोनों फिनिश गुड्स में एपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 100 रुपीज का कितना FG1 में जाएगा और कितना FG2 में जाएगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। इस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट को एपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे मोर देन वन प्रोडक्ट पर। उसके लिए हमें अलग अलग मेथड्स बताए गए, हम लोग मेथड्स का यूज करेंगे। मेथड्स ऑफ apportionment of cost। एक है मेन और अदर मेथड। मेन मेथड में है फिजिकल यूनिट मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट लीट ऑफ पॉइंट यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेट। अदर मेथड में है मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। मार्केट वैल्यू एट नहीं, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ये फिजिकल यूनिट मेथड देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने इनपुट दिया जो कि 1000 रुपए खर्चा करके दिया, फिर प्रोसेस हुआ,
हमारा टोटल कॉस्ट है इनपुट का 1000 रुपये, फिर प्रोसेस हुआ और 2 फिनिश गुड्स निकला, FG1 और FG2। ठीक है, अब मान लो ये प्रोड्यूस हुआ 200 kg और ये प्रोड्यूस हुआ 300 kg। तो फिजिकल यूनिट मेथड हमें क्या बोल रहा है, फिजिकल यूनिट मेथड हमें ये बोल रहा है कि जितना फिजिकल क्वांटिटी है उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 200:300, यानी 2:3। अब 1000 रुपए को 2:3 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब 400 और ये हो जाएगा 600 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिजिकल यूनिट मेथड में कुछ नहीं, जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका हमें रेशियो करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग अपना कॉस्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। इस पे ये देखो, फिजिकल यूनिट मेथड पे ये क्वेश्चन है। क्या हमें क्वेश्चन में बता देगा कौन सा मेथड करना है? हाँ, बता सकता है। नहीं बताएगा तो हम लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को बोल ही दिया है, स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड के बेसिस पे हमें जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। यूनिट देखो टन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका रेशियो करेंगे और हमारा जो जॉइंट कॉस्ट है वो कितना है वो देखते हैं। क्या है, प्रोडक्शन बोल रहा है, एक कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग 5000 टन ऑफ कोल 1100 पर टन। तो 5000 टन कोयला जो है उसको यूज किया गया है एज ए रॉ मटेरियल एक कॉमन प्रोसेस में। ठीक है, तो कोयला जो है वो 1100 रुपए पर टन है। तो फिर हमारे पास जो इनपुट का खर्चा है वो बस इतना ही है, ये कोयला वाला खर्चा। ठीक है, तो 5000 इंटू 1100 करने से जितना आएगा वो हम लोग का इनपुट खर्चा हो गया, मतलब जो हमारा टोटल कॉस्ट है। अब उस कॉस्ट को हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा, बस इतना सा ही करना है हमें। तो इलास्ट्रेशन 1, इसमें लिखेंगे apportionment ऑफ जॉइंट कॉस्ट एज पर फिजिकल यूनिट मेथड। तुम लोग टेबल बना के कर सकते हैं, नॉर्मली लिख के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने पर्टिकुलर्स। एक सेकंड, देखते हैं कैसे प्रेजेंटेशन करने से। हाँ ठीक है, पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिख देते हैं यूनिट टन। तो क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, तो कॉमन प्रोसेस से कोक, टार, सल्फेट ऑफ एमोनिया, बेंजॉन। तो यहाँ पर लिखते हैं कोक, टार, सल्फेट, बेंजॉन, ये सब प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हमें बोला है फिजिकल यूनिट मेथड से पूरे, मतलब देखो ये जॉइंट प्रोडक्ट है कि बाई प्रोडक्ट है वो सब हमें आइडेंटिफाई करने का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब ये जॉइंट प्रोडक्ट ही है ये मान के ही हमें चलना है, क्योंकि देखो जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने बोला है, मतलब ये सभी का वैल्यू जो है इकोनॉमिकल वैल्यू मार्केट में लगभग सेम टाइप है, इसीलिए इसे जॉइंट प्रोडक्ट इन्होंने माना है, तो हम लोग भी जॉइंट प्रोडक्ट मानेंगे। अच्छा, तो अब इसका रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो जो है वो कैसे होगा, क्योंकि फिजिकल यूनिट बोला है तो रेशियो हमारा फिजिकल यूनिट जो है उसके हिसाब से होगा, मतलब 3500, 1200, 52, 48। ठीक है, अच्छा अब जॉइंट कॉस्ट लिख लेते हैं, वो कितना है। जॉइंट कॉस्ट आ गया हम लोग का, बस हमें एक ही कॉस्ट दिया कोल का। तो 5000 टन कोल यूज हुआ है, जो कि एट द रेट ऑफ 1100 पर टन करके है। तो टोटल कितना हो जाएगा,
55 और 5 जीरो मीन्स 55 लाख। 55 लाख, ठीक है। अब एपोर्शन कर देते हैं कॉस्ट को, तो यहाँ पर अच्छा, तो ये 55 लाख को हमें एपोर्शन करना है इनटू ये रेशियो। अब ये पूरा जो लिखा हुआ है वो पूरा लेके ही हम कर देते हैं। 3500 प्लस 1200 प्लस 52 प्लस 48, 4800 इंटू 3500, ऐसे करके बाकी में भी लिख लेंगे। 55 लाख इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 4800, 55 लाख इंटू 52 divided by 4800। अब चेक कर लेते कितना होगा। तो 55 लाख डिवाइडेड बाई 4800, ये तो हर जगह पे है, तो ये डिवाइड करने से कुछ इतना आ रहा है इंटू 3500। तो इसमें आंसर आ रहा है, कुछ गलत आ गया लग रहा है ना। 55 डिवाइडेड बाई 4800 इंटू 3500, 40.10 ये लाख, ठीक है। अब इंटू 1 लाख कर देते हैं तो लाख में आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 40.10417, ठीक है। इतना 55 लाख में इतना जो है कोक के लिए हो गया। 55 डिवाइडेड बाई 4800 इंटू 1200, 13.7 मतलब 13,75,000। 55 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 4800, मतलब ये इंटू 1 लाख, 59,583। ये वाला हो जाएगा 100। 55 लाख डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आएगा? 55,000 आएगा शायद। 55,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जॉइंट कॉस्ट को हम लोगों ने एप्रोशन कर दिया, बट प्रेजेंटेशन ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर सिंगल सिंगल करना चाहे वो भी कर सकते हैं। पहले इसको पूरा अलग से निकाल लिया ये 55 लाख तक, फिर रेशियो, और उसके बाद हम लोग कर सकते। अच्छा, तो ये हम लोगों ने देखो ये वाला मेथड सीख लिया, फिजिकल यूनिट मेथड, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये वाला मेथड सीखते चलो, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। ये अदर मेथड्स में, ठीक है, उसका क्वेश्चन हमें मिलेगा, इसीलिए उसको सीख रहे हैं। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। मान लो ये प्रोसेस है, इसमें जॉइंट कॉस्ट मतलब इनपुट जो दिया, तो जॉइंट कॉस्ट हम लोग का आ रहा है सपोज कि 1 लाख। अच्छा, अब तीन जो है जॉइंट प्रोडक्ट निकल के आया है, मान लेते हैं प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। अच्छा, अब ये है 2000 यूनिट, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, ठीक है। अब देखो नाम क्या है, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, तो हमें एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे? तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है? 1 लाख। अब 1 लाख रुपए खर्चा करके कितना यूनिट हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है? तो टोटल 5000 यूनिट प्रोडक्शन किया है। तो पर यूनिट जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का, वो हम लोग का आ जा रहा है 1 लाख डिवाइडेड बाई 5000, कितना आएगा? 20, ठीक है। 20 करके आ रहा है, तो 20 पर यूनिट करके हमारा ये खर्चा निकल के आ रहा है। तो अब अगर हमें एपोर्शन करने बोले
तो हम लोग कैसे करेंगे, तो P1 के लिए हो जाएगा 2000 इंटू 20, P2 के लिए हो जाएगा 1000 इंटू 20 और P3 के लिए हो जाएगा 2000 इंटू 20। ठीक है, अब इस पे हमें क्वेश्चन मिलेगा इलास्ट्रेशन 2, तो वो हम लोग कर लेते हैं। तो इलास्ट्रेशन 2 में देखते हैं क्या बोला है। Find out the cost of joint product A, B and C using average unit cost method from the following data. Pre separation cost मतलब सेपरेट होने के पहले जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ, मतलब वही जॉइंट कॉस्ट 60,000। प्रोडक्शन डेटा, प्रोडक्ट 3 Y ABC और तीनों का यूनिट दे दिया है हमें 500 200 300। हमें एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड फॉलो करने बोला है, तो सबसे पहला टास्क होगा कि हम लोग निकालेंगे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो वो कैसे निकलेगा, जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट करके। ठीक है, जैसे यहाँ किया था। तो जॉइंट कॉस्ट है 60,000 और टोटल आउटपुट है 1000। 60 पर यूनिट। ठीक है, अब अगर हमें कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो तीनों प्रोडक्ट पे कैसे कर सकते हैं। 500 यूनिट दे दिया है सभी का, 500 200 300। और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 60 60 और 60। अब हर एक का अपना अपना टोटल कॉस्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू टू एपोर्शन, जो वैल्यू एपोर्शन होगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा। $30,000 $12,000 $18,000 इसका टोटल करेंगे तो 60 आ जाएगा, बट नहीं भी करेंगे चलेगा, हमें तो डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। ठीक है, तो दो मेथड हम लोगों ने सीखा यहाँ पर। एक सीखा फिजिकल यूनिट मेथड, दूसरा सीखा एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे ये वाला कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। जॉइंट कॉस्ट को यहाँ पर हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक हो जाएगा वेरिएबल, दूसरा हो जाएगा फिक्स्ड। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जब हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फॉलो करना पड़े। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट। और फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इधर लिखेंगे सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
मतलब अगर हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड फॉलो करने बोले तो हमें कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, वेरिएबल और फिक्स्ड। या तो क्वेश्चन हमें खुद डिवाइड करके दे देगा या तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट जो पोर्शन होगा उसे हमें कैसे अपोर्शन करना है, इनपुट के क्वांटिटी के ऊपर। मतलब जैसे फिजिकल यूनिट मेथड है लगभग वैसा ही, डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे मार्जिन कंट्रीब्यूशन निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से जो वैल्यू निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और उस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में हमें फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो है इलास्ट्रेशन 3, ये वाला। देखो यहाँ पर बोला है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो ए का कॉस्ट कितना है, बी का कॉस्ट कितना है वो बताना है। लेकिन क्योंकि ये जॉइंट प्रोडक्ट है हमें सेपरेटली नहीं पता, तो भी पता करना पड़ेगा। और हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड जो है फॉलो करने के लिए बोला है। तो देखो सेल्स का डेटा दे दिया, ए और बी कितना 100 किलो और 120 किलो एट द रेट ऑफ 60 एट द रेट ऑफ 30 पर केजी करके बिका है। जॉइंट कॉस्ट देखो, फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया है, मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब ही वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमें बता दिया, बस हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी के रेशियो में होगा और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन रेशियो में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एपोर्शनमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कैसे अपोर्शन करेंगे, तो वही फिजिकल क्वांटिटी रेशियो में, और उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट का भी देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्ट, टेबल अपने हिसाब से जैसा चाहे हम लोग बना सकते हैं। क्वांटिटी केजी रेशियो और जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन। प्रोडक्ट ए और बी, क्वांटिटी 100 और 120, तो रेशियो हो जाएगा 100:120। तो जॉइंट कॉस्ट कैसे अपोर्शन करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट है 4400 इंटू 100/220, तो 400 डिवाइडेड बाई 220, 20 इंटू 100, 2000। और ये हो जाएगा 20 इंटू 120, 2400। तो ये हम लोग का हो गया जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, अब मतलब वेरिएबल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट था उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब फिक्स्ड कॉस्ट का करना पड़ेगा, तो अपोर्शनमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो वो कैसे होगा, कंट्रीब्यूशन निकाल के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी एक टेबल बना लेते, प्रोडक्ट ए और बी, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो सेल्स, और यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स कितना है, तो सेल वैल्यू हमें बताया 100 kg एट द रेट ऑफ 60, तो 100 × 60 मतलब 6000, 120 × 30 3600। वेरिएबल कॉस्ट अभी भी हम लोगों ने निकाला है अपोर्शन करके 2000 और 2400। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल है, 4000 और 600। नहीं, सॉरी 600 तो नहीं आ रहा है, 1200। तो कंट्रीब्यूशन रेशियो 4000 इंटू 1200।
और एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, यहाँ जगह नहीं, नीचे कर लेते, यहाँ लिख के कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कॉलम है वो होगा एपोर्शनमेंट। तो ऐसे कॉलम और उसके नीचे होगा, जगह नहीं है तो हम यहाँ पर ए बी लिख के कर दे रहे हैं। ठीक है, तुम लोग के पेज में जगह है तो यहाँ लिख के कर, ए बी लिखने का जरूरत नहीं होगा तुम लोग, क्योंकि तुम लोग टेबल में करोगे तो ए बी तुम लोग को पहले मिल जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है वो हमें क्वेश्चन बताएगा, देख लेते हैं। 3900, 3900 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में। 4000 डिवाइडेड बाय 5200 और 1200 डिवाइडेड बाय 5200। 3000 3900 into 1200 divided by 500900। तो ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा मेथड पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोगों का देखो 3 मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ठीक है, मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेल्स वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। एक ही बात है, सेल्स वैल्यू बोलो या मार्केट वैल्यू बोलो। ये लो, पेज ही बंद हो गया अपना। तो हेडिंग करेंगे, मैं चेक कर लेते सही पेज खुला कि नहीं। हाँ सही खुला। यहाँ पर लिखेंगे सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेल्स वैल्यू और मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे होगा देख, जैसे कि मान लेते हैं कि क्रूड ऑयल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल। ठीक है, इसको प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल मिला, और ये प्रोसेसिंग कॉस्ट पड़ा लगभग 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 1 लाख को इन दोनों पे। कैसे करना है, मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पर हमें सेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा क्या है, उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैलकुलेशन करके। इलास्ट्रेशन फॉर इस बेसिस पे, इलास्ट्रेशन फोर में एक्चुअली बहुत सारा दिया हुआ है। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो मैंने अभी समझाया, फिजिकल यूनिट हम लोगों ने पहले कर लिया, और एक एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड भी बोल रखा है, तो वो भी बता देता है। तब तीनों चीजें हम लोग कर पाएंगे। तो दूसरा लिखते हैं एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, एस्टिमेटेड एनआरवी मेथड। तो एनआरवी मेथड हम लोग फॉलो करेंगे, तो यानी कौन सा वाला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो बस दो ही मेथड बाकी रहेगा, तो यहाँ पर ये वाला देखते, एस्टिमेटेड एनआरवी मेथड। तो यहाँ पर
एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट estimated selling and distribution expense। ऐसे करने पे हमें मिलेगा एनआरवी। ठीक है, तो सबसे पहले इस मेथड में हमें एनआरवी निकालना पड़ेगा। फिर जैसे ही एनआरवी निकल गया, फिर हमें क्या करना है, जो भी जॉइंट कॉस्ट होगा हमारे प्रोसेस का और उससे जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा, मान लो कि P1 और P2, उसका सेल्स वैल्यू हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस मेथड का पूरा नाम देख लो क्या है, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। ठीक है, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमें देखना है कि हमारे प्रोडक्ट का जो एनआरवी है वो कितना है। ठीक है, फिर अगर फर्दर कुछ और प्रोसेस हो रहा है, फर्दर प्रोसेस, ठीक है, फर्दर प्रोसेस हो सकता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं कुछ और पाने के लिए। तो मान लो ये P1 जो है P1 प्लस और ये P2 जो है P2 प्लस बन जाता है, और उसका सेल वैल्यू क्या है वो भी हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें एनआरवी कैसे निकालना पड़ेगा, देखो एनआरवी का मतलब, देखो एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट फाइनली ये हुआ है। ठीक है, ये हुआ, फिर उसके बाद ये, तो फाइनल सेल्स वैल्यू ये हुआ, तो इसका मतलब एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू में अगर हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसका सेल वैल्यू लेना पड़ेगा, लाइक P1 प्लस का P2 प्लस का सेल्स वैल्यू लेना पड़ेगा। फिर उससे माइनस कर देंगे फर्दर कॉस्ट या पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, मतलब ये P1 से P1 प्लस बनने का जो खर्चा है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद फिर हमें इस P1 प्लस को बिकवाने के लिए अगर हम लोगों ने कोई मार्केटिंग का खर्चा किया है वो हमें लेस करना पड़ेगा। करने से जो मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, फिर उसके रेशियो में हमें खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे हमारा तो इलास्ट्रेशन 4 है जिसमें तीन तीन पार्ट दे रखा है क्वेश्चन का, तो वो हम लोग करेंगे। तो देखो अभी करने से और भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इनऑर्गेनिक केमिकल परचेज सॉल्ट एंड प्रोसेसेस इट इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट सच एज कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी। तो सॉल्ट जो है वो एज ए इनपुट दिया जा रहा है, चलो हम पूरा ड्रॉ करके दिखा देते हैं। फिर प्रोसेस होके क्या मिल रहा है, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई इनऑर्गेनिक केमिकल परचेज सॉल्ट फॉर 40,000। तो जो रॉ मेटेरियल है यानी सॉल्ट, उसका कॉस्ट है 40,000। अच्छा, फिर इसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट है 40,000, कन्वर्जन कॉस्ट है 60,000। अच्छा, और कोई खर्चा है कि नहीं देखते हैं। वेयर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एट विच टाइम टू सेलेबल प्रोडक्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड। तो बोल रहा है कि ये खर्चा दोनों करने के बाद स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक किया, मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक ये खर्चा होगा, उसके बाद नहीं। मतलब यहाँ ये जो स्प्लिट हो गया यहाँ तक का खर्चा, मतलब बस यहाँ तक का ये खर्चा हुआ है। ये खर्चा होने के बाद दो सेलेबल प्रोडक्ट हमारे पास आया, बट हमें तो पहले तीन बोला था, तो इसका मतलब कोई तो एक प्रोडक्ट है जो फर्दर प्रोसेस करके बना होगा। आगे पढ़ने से ही समझ में आएगा। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी, तो क्लोरीन से पीवीसी बने,
का, ठीक है। तो हमें 3 प्रोडक्ट वहां बोल तो दिया है ऐसे ही जब स्टार्ट किया बोलते वक्त, बट क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी बनेगा। पहले तो 2 ही प्रोडक्ट बन रहा है, क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर प्रोसेस करने पे पीवीसी बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोडक्शन का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। कॉस्टिक सोडा 1200 टन, क्लोरीन 800 और पीवीसी 500 टन। तो कॉस्टिक सोडा 1200 टन और पीवीसी, क्लोरीन 800 टन, क्लोरीन के नीचे लिखते हैं 800 टन, और पीवीसी 500 टन प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद बोला है कि सेल्स क्वांटिटी। तो कॉस्टिक सोडा पूरा 1200 बिक गया, क्लोरीन का कुछ नहीं दिख रहा है इसीलिए क्योंकि क्लोरीन से पीवीसी बना है, ठीक है। तो इसीलिए क्लोरीन का सेल कुछ नहीं दिखेगा क्वांटिटी में, क्योंकि क्लोरीन पीवीसी में ट्रांसफर हुआ है। और पीवीसी जो 500 है वो 500 ही बिका है। सेलिंग प्राइस दिया है कॉस्टिक सोडा का 50 और पीवीसी का 200। तो कॉस्टिक सोडा का 50 और पीवीसी का 200। अब ये क्लोरीन का क्यों नहीं दिया है, क्योंकि क्लोरीन एज अ क्लोरीन नहीं सेल हो रहा है, वो पीवीसी में ट्रांसफर होने के बाद सेल हो रहा है, यही बोला है अभी तक क्वेश्चन। ऑल 800 टन ऑफ क्लोरीन, ये जो है फर्दर प्रोसेस एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 20,000 टू यील्ड 500 टन ऑफ पीवीसी। तो देखो ऐसे बैठे बैठे ही तो क्लोरीन से पीवीसी नहीं बना है, प्रोसेस करना पड़ा, तो प्रोसेस करेंगे तो खर्चा होगा। तो यहाँ पर जो फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगा है वो है 20,000, जिससे क्लोरीन पीवीसी में ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब बोल रहे देयर वाज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंटरीज ऑफ कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी इन जुलाई। बोल रहे इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग इन तीनों का कुछ भी नहीं था। देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का अपना भी एक एक्टिव मार्केट है। ऐसा नहीं कि क्लोरीन मार्केट में नहीं बिकता है तो हम लोग पीवीसी बना बना के बेच रहे हैं, ऐसा कुछ हमें बोला नहीं है। तो इनऑर्गेनिक केमिकल कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स जुलाई 75%। अगर, क्योंकि क्लोरीन का भी अपना एक जो है एक्टिव मार्केट है, तो ये जो कंपनी है ये चाहे तो क्लोरीन भी बेच सकती है मार्केट में, जो बिक जाएगा कितना करके 75 पर टन। अगर चाहे तो ये भी बिक जाएगा एट द रेट ऑफ 75 पर टन करके। और अगर पीवीसी बना के बेचेंगे तो 800 टन क्लोरीन 500 टन पीवीसी बनेगा, और वो 200 पर टन करके बिक जाएगा। हमें बोला है सो हाउ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख। तो यहाँ ज्वाइंट कॉस्ट जो लगा है वो तो 1 लाख ही लगा है, दिख ही रहा है ये दोनों को ऐड करने से। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा यही पूछ रहा है, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन पे अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हमें 3 मेथड्स बोला है, सेल्स वैल्यू और ऑफ स्प्लिट अप पॉइंट, फिजिकल यूनिट मेथड, और बोला है कि एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। तो हम लोग पहले ए करते हैं, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट। पर्टिकुलर्स, सेल्स क्वांटिटी, सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट, शॉर्ट में लिखिए। तो सेल्स वैल्यू स्प्लिट अप पॉइंट, तो स्प्लिट अप पॉइंट पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट है कॉस्टिक और क्लोरीन, तो देखिए। और सेल्स है 1200 टन, और ये हो जाएगा 800 टन, 1200 और 800, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी नहीं लिखी, इसको लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस पर टन। तो ये हमें बोल रखा है 50 और 75 करके, तो 50 करके होने से सेल वैल्यू आ जाएगा 1200 इंटू 50, 800 इंटू 75। तो 1200 इंटू 50 कितना हो जाएगा 60,000, और 800 इंटू 75, 8 इंटू 75 कितना होगा 60।
60,000 मतलब 600 हो रहा है। हम्म। तो रेशियो क्या बन जाएगा, इसके नीचे रेशियो लिख देते हैं, तो रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, अब जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है, 1 लाख इंटू 1/2, 1 लाख इंटू 1/2 मतलब 50,000 और 50,000 करके कॉस्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे क्या होगा, हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट का सेल्स वैल्यू पता करना है, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने वही किया, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू पता किया, फिर रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर सेकेंड, फिजिकल यूनिट मेथड। फिजिकल यूनिट मेथड, प्रोडक्ट क्वांटिटी जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन। तो कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन 1200 और 800, रेशियो 1200 इट्स टू 800, तो ये हो जाएगा 3:2। तो 1 लाख इंटू 3/5 और 1 लाख इंटू 2/5, 60,000, 40,000। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो फिजिकल यूनिट मेथड जो है वो भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, फिजिकल यूनिट मेथड। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है हर जगह पे। ठीक है, इसीलिए देखो, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे था उस पे तो मैं पता है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन ही मिल रहा है, तो पीवीसी आने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन इसमें तुम लोग सोच सकते हो कि कॉस्टिक सोडा क्लोरीन ही क्यों लिखा, पीवीसी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें हमेशा खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने के लिए बोला है कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन के बीच में, तो इसीलिए मैंने फिजिकल यूनिट मेथड में भी वो दोनों को ही लिया है। अब एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। एस्टिमेटेड एनआरवी मेथड, अब एनआरवी मेथड कैसा है कि उसमें हमें फाइनल सेल्स वैल्यू देखना पड़ेगा, मतलब कॉस्टिक सोडा और उसके साथ पीवीसी का यहाँ पर कंसेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे, मतलब दिखाते हैं कैसे करके होगा। पीवीसी लिखना नहीं पड़ेगा, लिखना है क्लोरीन ही, लेकिन कैसे कैलकुलेशन होगा वो हम बताते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एनआरवी, तब तो उसका रेशियो निकालेंगे। एनआरवी क्या होगा, एस्टिमेटेड फाइनल सेल्स वैल्यू सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल सेल्स वैल्यू, तो कॉस्टिक सोडा का तो फाइनल सेल्स वैल्यू यही है, 1200 इंटू 50। और क्लोरीन का जो फाइनल सेल्स वैल्यू है वो पीवीसी फॉर्म में है, तो 500 इंटू 200, 1 लाख। लेस करना पड़ेगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, अगर कुछ हुआ है तो। यहाँ तो नहीं हुआ है, बट ऑब्वियसली इसमें हुआ है। क्लोरीन से जो पीवीसी बना है तो उसमें फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगा है 20,000। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग बोल सकते हैं कि पीवीसी बेच के हमें 1 लाख मिला, लेकिन क्या 1 लाख मिलना ये पूरा मेरा जो है रियलाइजेबल वैल्यू, देखो रियलाइजेबल वैल्यू मतलब सेल्स वैल्यू, ये 1 लाख मेरा रियलाइजेबल वैल्यू, बट ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 लाख रुपए पाने के लिए मुझे 20,000 का एक खर्चा करना पड़ा। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करेंगे। और अगर कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं, तो ये दोनों यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा एनआरवी, जो कि ये 60,000 रहेगा और ये हो जाएगा हम लोग का 80,000। ठीक है, तो यहाँ पर 60,000 और 80,000 आ गया। अब रेशियो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर एपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, तो 1 लाख इंटू 6/, ये देखो रेशियो 6:8 हो जाएगा, 40, और 1 लाख इंटू 8/14, तो कितना आएगा वो देख लेते हैं।
48,42857 -1 लाख कर लेते, बाकी हम लोग बैलेंस करके लिख लेंगे। 57,143 करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी 2.8 है तो 3 वैसे भी हो जाएगा, 3 होने से ये 1 लाख आ जाएगा। अच्छा, ये बन गया तीनों मेथड से। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारे मेथड ही लगभग सीख लिए। देखो, physically net realizable value, market value at point of separation, average unit cost method, contribution margin method। दो बचा है यूजिंग टेक्निकल एस्टिमेटेड मेथड, और एक है मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये वाला और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ये जो है वो सेम ही है। मतलब देखो, ये ऐसे नाम दे दिया है बट ये दोनों कंसेप्ट सेम है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने पे भी तो हम लोग फर्दर प्रोसेस करने पे जो मार्केट वैल्यू आता है वो लेके करते हैं, तो वो और ये सेम है। तो इसमें और अलग से हमें कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। जो ये सीख लिया है वही हमारा वो मेथड को भी रिलेट कर लेगा, क्योंकि आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट था। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि लाइफ टाइम स्विमिंग पूल product offers to purchase 800 ton of chlorine in August at 75 per ton. The sale of chlorine would mean that no PVC would be produced in August. तो कोई एक स्विमिंग पूल प्रोडक्ट, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट्स ऑफर, तो ये कोई कंपनी है जो कि इनको ऑफर कर रही है कि आप लोग आपका जो 800 टन क्लोरीन प्रोड्यूस्ड होता है वो पूरा हम लोग खरीद लेंगे 75 करके, लेकिन खरीदेंगे 75 करके। अब क्लोरीन बेचने का मतलब पीवीसी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वुड अफेक्ट ऑपरेटिंग इनकम। अगर ये ऑफर ले लेते हैं, क्या इनके इनकम में कुछ फर्क पड़ेगा, वो हमें बताने के लिए बोला है। तो ठीक है, तो फर्दर प्रोसेसिंग, देखो हमें ये ऑफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो हम लोग कैसे पता करेंगे। अगर हम लोग क्लोरीन बेच देते हैं तो हमारा क्या प्रॉफिट है, और अगर हम लोग पीवीसी बना के बेचते हैं तो हमारा क्या प्रॉफिट है, ये देखने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। देखो क्लोरीन बेच के कितना मिलेगा वो तो पता ही है, 75 × 800। अगर पीवीसी बनाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन फर्दर प्रोसेसिंग, ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो कितना हो जाएगा 1 लाख, वही 500 × 200, 500 टन पीवीसी 200 रुपए करके 1 लाख। लेकिन ये 1 लाख पूरा मेरा वैल्यू थोड़ी ना है, इसको बेचने के लिए मैंने खर्चा भी किया है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो खर्चा किया है वो है हम लोग का, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है हम लोग का 20,000, तो लेस कर देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000, ठीक है। और लेस करेंगे सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑफ क्लोरीन, ठीक है। ये पहले लिखने से अच्छा होता, ये पहले लिखने से अच्छा होता, क्यों बता रहे हैं, ये हटा दो, ये लिखने से अच्छा होता। तो अगर हम लोग एज ए क्लोरीन ही बेच देते हैं तो कितना इनकम कर पाएंगे, एज ए क्लोरीन बेचने पे हमारा इनकम होगा 800 टन क्लोरीन, और 75 रुपए करके हमें बेचने के लिए बोला है, तो 800 × 75। तो अगर नॉर्मल सोचे तो हमारा क्लोरीन बेचने पे 60,000 रुपए का इनकम है, और जो है पीवीसी बेचने पे 1 लाख। तो अगर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं फिर 1 लाख ही तो ज्यादा है, पीवीसी बेचना चाहिए, नहीं ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ये पीवीसी पाने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ा है, वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है ये 40,000 का आ रहा है। अगर हम पीवीसी बेचते हैं तो मेरा इंक्रीमेंटल सेल कितना होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेल वैल्यू कितना होता है। तो इंक्रीमेंटल सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ये है 40,000, ठीक है। लेस करेंगे यहाँ पर इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो कि 20,000।
नेट करके कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम बना के बेचते हैं पीवीसी तो मेरा 20,000 का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये मैंने निकाला। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए पाने के लिए मुझे 20,000 का एक खर्चा करना पड़ेगा। और वैसे भी पूरा 1 लाख मेरा बेनिफिट नहीं, क्योंकि अगर हम क्लोरीन बेचेंगे तो 60,000 तो मेरा इनकम होगा ही, पीवीसी बेचने पे एक्स्ट्रा 40,000 होगा, लेकिन वो भी नहीं होगा क्योंकि पीवीसी पाने के लिए 20,000 का और खर्चा करना पड़ा। तो नेट करके प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। तो क्या हम लोग ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए 20,000 का प्रॉफिट होगा। और अगर क्लोरीन में बेचेंगे तो उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस एंड सोल्ड एज पीवीसी। तो पीवीसी बना के बेचना चाहिए। एक्सेप्ट acceptance of offer will reduce acceptance of offer will sorry reduce बोल रहे will increase profit by 20,000, will increase profit by 20,000, ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखो। नहीं, एक सेकंड। ठीक है, प्रोडक्ट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड सोल्ड एज पीवीसी। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर विल इंक्रीज सॉरी विल रिड्यूस। अच्छा, उनका ऑफर था तो क्लोरीन लेने का, तो रिड्यूस ही हुआ। हाँ, रिड्यूस द ऑपरेटिंग इनकम बाई ₹20,000। अगर क्लोरीन बना के ही बेच देंगे तो फिर हमारे 20,000 से इनकम कम हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। ये करके देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। इसमें बोला है कि स्माइल कंपनी प्रोड्यूस 2 मेन प्रोडक्ट एंड ए बाई प्रोडक्ट आउट ऑफ ए जॉइंट प्रोसेस। ठीक है, तो एक जॉइंट प्रोसेस हो रहा है, उसमें 2 जॉइंट प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा बोला है। द रेशियो ऑफ आउट to input quantity of dye used in the joint process remain consistent on yearly basis। बोल रहा है कि जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, मतलब जितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें जो आउटपुट मिल रहा है, ये जो रेशियो है ये बोल रहा है कि कंसिस्टेंट रहता है ईयर बेसिस पे। कंपनी हैज एम्प्लॉयड द फिजिकल वॉल्यूम मेथड टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट। बोल रहा है कंपनी क्या करता है, फिजिकल वॉल्यूम मेथड अप्लाई करता है टू एलोकेट जॉइंट प्रोडक्शन का, मतलब फिजिकल यूनिट मेथड। ठीक है, मेन प्रोडक्ट में कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए फिजिकल यूनिट कॉस्ट मेथड यूज करता है। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज यूज्ड टू रिड्यूस द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट बिफोर द जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द मेन प्रोडक्ट। बोल रहा है कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू बाई ऑफ द बाई प्रोडक्ट, मतलब जो बाई प्रोडक्ट है उसे अगर हम लोग मार्केट में बेचे तो उसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को, उस पैसे को हमें यूज करना है अपने जॉइंट प्रोडक्ट के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, जो कि हम लोग अपने मेन प्रोडक्ट में एलोकेट करने वाले जिस जॉइंट कॉस्ट को। डिटेल्स ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस आर गिवन इन द टेबल बिलो। ड्यूरिंग द मंथ कंपनी इनकर्ड जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट 10 लाख। तो जॉइंट कॉस्ट कंपनी ने लगाया लाख। ठीक है, हुआ प्रोसेस होके हमें क्या मिल रहा है, मेन प्रोडक्ट आर नॉट मार्केटेबल एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड दस हैव टू बी प्रोसेस्ड फर्दर। अच्छा, मेन प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डायरेक्टली नहीं बिकेगा तो उसे फर्दर प्रोसेस भी करना पड़ेगा। ए, बी और बाई प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, एक बी है और एक है बाई प्रोडक्ट। तो ए और बी जो है ये हम लोग का मेन प्रोडक्ट हो गया।
अब देखो ये कौन सा कितना, ये 60,000 kg, ये 1,20,000 और ये 50,000 kg। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 60K और 1.2K क्वांटिटी लिख रहा है, और ये है हम लोग का 50K, इतना इतना प्रोडक्शन हो रहा है। और सेलिंग प्राइस है 50, 30 और 5। तो एट द रेट ऑफ 50, एट द रेट ऑफ, अच्छा ये तो फर्दर प्रोसेस होगा पहले। अच्छा ये प्रोड्यूस होने के बाद फर्दर प्रोसेस होगा, उसके बाद एट द रेट ऑफ 50 और एट द रेट ऑफ 30 करके बिकेगा, और ये एट द रेट ऑफ 5 करके बिक जाएगा। तो देखो इसीलिए ये बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि बाकी दोनों के कंपैरिजन में इसका इकोनॉमिकल वैल्यू काफी कम है। फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है 2 लाख और 3 लाख, तो ये हो गया 2 लाख और 3 लाख रुपीज और खर्चा करने के बाद ये मार्केट में बिकेगा। हमें बोला है कि हम लोगों को क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है फिजिकल क्वांटिटी मेथड से। लेकिन जॉइंट कॉस्ट 10 लाख हमें नहीं लगाना है, क्योंकि हमें बोला है कि बाई प्रोडक्ट मार्केट में बेच के जो पैसा मिलेगा उससे हम लोग अपने जॉइंट कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। तो जॉइंट कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड 10 लाख लेस एनआरवी ऑफ बाई प्रोडक्ट, जो कि है 50 इंटू 5, 50,000 इंटू 5, तो 2,50,000। तो ये माइनस करने से आ जाएगा 7,50,000। ये आ गया मेरा नेट जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। ये हमें एलोकेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल दिया कि कॉस्ट को रिड्यूस कर दो बाई प्रोडक्ट बेच के जो पैसा मिलेगा उससे। अब फिजिकल यूनिट मेथड यूज करने बोला है। प्रोडक्ट दो है, ए और बी। क्वांटिटी केजी में, एक है 60 kg, एक है 1.2 था, मतलब 1,20,000 किलो। तो रेशियो यहाँ नीचे लिख लेते, रेशियो हो जाएगा 6:12, यानी 1:2। जॉइंट कॉस्ट टू बी एपोर्शन, 7,50,000 जॉइंट कॉस्ट इंटू 1/3, 7,50,000 इंटू 2/3, 2,50,000 इंटू 2 मतलब 5 लाख। जिस मेथड से बोला था उसी मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिखा दिया। आसान, बस जैसा जैसा बोला हम लोगों ने कर लिया है। ये टॉपिक आसान ही होता है। 2, 3, 4, 4 क्वेश्चन और शायद एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन बाकी होगा। ठीक है, तो वो 2, 3 और 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर कोई केस सिनेरियो क्वेश्चन है तो वो भी करना पड़ेगा। और एमसीक्यू प्रोसेस और इसका दोनों का ही बाकी है, तो बाकी हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम नहीं करेंगे। हैंग करिए। ठीक है, क्लास हो गया है, ये हैंग कर गया तो हम कैंसिल नहीं कर पा रहे। हम लोग लीव करना चाहो बाय तो कर मैम। सकते। हाँ बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय।